हेलो स्टूडेंट्स, मैं गोपाल पांडे 16वें लेक्चर में आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स का वेलकम करता हूं। आप सभी अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। तो 15वें लेक्चर में हमने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी शुरू किया था और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में अभी तक मैंने आपको नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के बारे में इंट्रोडक्शन कराया था। उसके बारे में डिटेल से आना भी बाकी है। तो नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो 4 तरीके का मैंने बताया था, उसमें था पहला आपका कौन सा, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, दूसरा था एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, तीसरा था डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और चौथा था ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ये 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ को हम लोग अभी देखेंगे, अभी देखना बाकी है। उसके पहले मैं ये सोच रहा हूँ कि आप लोगों को इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में बता दूँ कि जब नॉन इलेक्ट्रोलाइट होगा तब तो सिंपली हम लोग आराम से कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की स्टडी कर लेंगे। लेकिन अगर कहीं भी बीच में इलेक्ट्रोलाइट आ गया तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी किस प्रकार चेंज करता है, उसकी वैल्यूज़ किस प्रकार चेंज करती है, उसको पहले हम लोग जान लें। तो अगर जान लेंगे तो फिर आपको कहीं भी ये डिस्टिंग्विश नहीं करना पड़ेगा या कहीं भी परेशानी नहीं होगी कि कहाँ पे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी लग रहा है, नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कहाँ लग रहा है और कहाँ अब नॉर्मल लग रहा है। तो इसीलिए पिछले लेक्चर का नाम मैंने दे दिया है नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, और आज वाले लेक्चर का पूरा नाम रहेगा अब नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। मतलब नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से जो डेविएशन होगा, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से जो भी डेविएशन दिखाएंगे वो आज हम लोग देखेंगे। तो जैसा कि मैंने पिछले क्लास में आपको बता दिया था कि जब नॉन इलेक्ट्रोलाइट रहेगा तो फिर कोई झमेला नहीं है। जो सॉल्यूट का पार्टिकल आप डालेंगे, जिससे आप सॉल्यूशन बनाएंगे, सॉल्यूट का पार्टिकल उतना ही रहेगा, वो बिल्कुल भी चेंज करने वाला नहीं है। लेकिन अगर आप इलेक्ट्रोलाइट ले रहे हो, अब इलेक्ट्रोलाइट में आप स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ले रहे हो कि वीक ले रहे हो, ये भी मैंने डिस्कस कर दिया था कि अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट आपने लिया तो वो तो 100% आयंस में टूट जाएगा। जैसे NaCl था तो 2 आयंस में टूट गया था, HCl था तो 2 आयंस में टूट गया था। लेकिन अगर एसिटिक एसिड है, वीक एसिड है, NH4OH है, वीक बेस है, तो ये पूरा आयंस में तो नहीं टूटेंगे, लेकिन पार्शियली भी आयोनाइज होंगे कम से कम। और अगर पार्शियली आयोनाइज होंगे तो फिर भी हमें 1 से तो ज़्यादा मिलेगा नंबर, यानी जो शुरू में नॉन इलेक्ट्रोलाइट के केस में नंबर है उससे ज़्यादा पार्टिकल्स का नंबर हमें मिलेगा। और अगर ज़्यादा पार्टिकल्स का नंबर मिलेगा तो हम बोल सकते हैं कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज से डेविएशन हो रहा है। जितना कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नॉर्मल केसेस में था उसे ये बिल्कुल अलग बिहेवियर शो करता है। और इस चीज़ को इंट्रोड्यूस किया था वॉन टॉफ नाम के साइंटिस्ट ने। वॉन टॉफ ने पहली बार ये ऑब्जर्व किया था कि एक नॉन इलेक्ट्रोलाइट के साथ सॉल्यूशन बनाया जाए और एक इलेक्ट्रोलाइट के साथ सॉल्यूशन बनाया जाए तो दोनों में क्या फ़र्क होगा। तो उन्होंने देखा था कि जब इलेक्ट्रोलाइट की स्थिति आती थी तो इलेक्ट्रोलाइट आयंस में ब्रेक कर जाते थे और नंबर ऑफ पार्टिकल्स पहले के तुलना में बढ़ जाते थे। जैसे मान लो कि मैंने एग्जाम्पल पिछले लेक्चर में दिया भी था कि NaCl एक अकेला है, लेकिन आयंस में जब वो ब्रेक करेगा तो Na+ और Cl- में टूटेगा। तो अगर सिंपल एक NaCl आप लेते हो तो वो फिर से Na और Cl 2 लोगों में टूट जाएगा, यानी एक सिंगल मोल था अभी 2 मोल में बदल गया। तो इस तरह से ये सारा प्रॉपर्टी ही चेंज हो जाता है और इसीलिए इनको हम बोलते हैं अब नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। तो बात पहले ही वाला है, अभी भी सॉल्यूशन ही बनाएंगे, अभी भी सॉल्यूट डालेंगे, सॉल्वेंट डालेंगे, सॉल्यूशन फॉर्म करेंगे। लेकिन अभी की स्थिति में हम इलेक्ट्रोलाइट डाल रहे हैं और इलेक्ट्रोलाइट का डिसोसिएशन होता है। अच्छा, एक और केस होगा जहाँ पे अब नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बोलेंगे, वो केस होगा एसोसिएशन का केस। तो एसोसिएशन भी जहाँ पे होगा वहाँ पे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से डेविएशन होगा और अब नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बोलेंगे। तो देखो जी, डिसोसिएशन के बारे में तो तुम खुद जान जाओगे, जहाँ इलेक्ट्रोलाइट दिखा तुम खुद ही आयन में तोड़ लोगे। लेकिन अगर तुमको ये एसोसिएशन के बारे में जानना है तो उसकी जानकारी प्रॉब्लम के थ्रू आपको न्यूमेरिकल्स में दी रहेगी, जहाँ से आपको ये पता चल जाएगा कि एसोसिएशन कहाँ हो रहा है। लेकिन मेजर बात यह है कि दोनों केसेस में, एसोसिएशन में भी और डिसोसिएशन में भी, आपका ये उसको कहा जाएगा अब नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। बात क्लियर हो गया? तो एक एक करके हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग ये जानने की कोशिश करते हैं कि वांट ऑफ फैक्टर होता क्या है। ठीक है, तो वांट ऑफ फैक्टर आपके बोर्ड पे भी लिखा हुआ है। तो ये जो फैक्टर है वांट ऑफ ने
एसोसिएशन और डिसोसिएशन को अकाउंट में लिया था। इन्होंने बोला था कि जो भी सॉल्यूट पार्टिकल होंगे उनका एसोसिएशन होगा, नहीं तो डिसोसिएशन होगा। तो वैसे सॉल्यूट पार्टिकल जिनका डिसोसिएशन या एसोसिएशन होता है उन्हीं को वॉन हॉफ ने अपने अकाउंट में लिया। इन्होंने नॉन इलेक्ट्रोलाइट की बिल्कुल भी बात नहीं करी थी। तो आप देख सकते हो ये साफ साफ लिखा हुआ है कि इन्होंने किस फैक्टर को लिया था। तो इन्होंने इलेक्ट्रोलाइट्स को लिया था, और इलेक्ट्रोलाइट का क्या हो सकता है, एसोसिएशन हो सकता है या फिर डिसोसिएशन हो सकता है। क्लियर है बात। इसके बाद ये भी मैंने जस्ट अभी समझाया आप लोगों को कि इलेक्ट्रोलाइट्स के केस में डिसोसिएशन क्लियर है, और एसोसिएशन के केस में न्यूमेरिकल के थ्रू, क्वेश्चन के थ्रू आपको क्लियर किया जाएगा, उसमें इंफॉर्मेशन दिया जाएगा कि कहाँ पे एसोसिएशन हो रहा है। ठीक है। तो आई को हम लोग कैसे, इसको हम लोग आई से डिनोट करते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है ये, 1 नंबर के लिए आई से डिनोट करते हैं। और आई होता क्या है, तो एक्चुअली में जो हमें दिखता है वो तो होता नहीं है। मैंने बताया था पिछले लेक्चर में कि आई जो होता है नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन या आफ्टर एसोसिएशन। मतलब डिसोसिएशन होने के बाद या एसोसिएशन होने के बाद जो एक्चुअल में आपको नंबर दिख रहा है उसका रेशियो, और पहले जो था मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल बिफोर एसोसिएशन और बिफोर डिसोसिएशन, इन दोनों का रेशियो जो होगा उसी को हम लोग आई से डिनोट करते हैं, और आई को बोलते हैं वॉन हॉफ फैक्टर। यानी वॉन हॉफ फैक्टर जो है वो मोल्स का रेशियो है। और कब के मोल का रेशियो है, तो जब एक बार डिसोसिएशन हो चुका है और एक बार जब शुरू में जब डिसोसिएशन नहीं हुआ था। यानी आई इज़ द वॉन हॉफ फैक्टर इज़ द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन with respect to number of moles before dissociation और एसोसिएशन। तो यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है इसको। अब देखो, अब एक एक करके हम लोग केसेस की स्टडी करते हैं कि जब पहले हम लोग डिसोसिएशन करेंगे तो डिसोसिएशन में पार्टिकल्स कैसे ब्रेक करेगा वो देखेंगे, और फिर एसोसिएशन करेंगे। तो चलो एक एक करके हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले डिसोसिएशन की बात करते हैं। अब हम लोग डिसोसिएशन और एसोसिएशन दोनों चीज़ों की बात करेंगे। तो डिसोसिएशन लेते हैं, जैसे मान लो NaCl एक एग्जांपल लिया गया। NaCl टूटेगा Na+ और Cl- में। माना कि डिसोसिएशन के पहले इसका A मोल था, ये कुछ भी नहीं था। जब डिसोसिएशन हुआ तो ये A, अब ज़रा यहाँ पे एक बात आप लोगों को समझना ज़रूरी है कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन से आप क्या समझते हैं। 11th में पढ़ाया था मैंने, फिर से आपको पढ़ा दे रहा हूँ कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को अल्फ़ा से डिनोट करते हैं। तो अल्फ़ा से डिनोट करते हैं, इस बात को ध्यान रखना कि जो भी पार्टिकल या फ्रैक्शन डिसोसिएट करेगा, 1 मोल से जो डिसोसिएट करेगा उसी को हम लोग अल्फ़ा कहेंगे। द पार्टिकल्स डिसोसिएटेड फ्रॉम 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस इज कॉल्ड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। बात क्लियर है आप लोगों को। तो 1 मोल से जो डिसोसिएशन होगा उसको अल्फ़ा बोलेंगे, 2 मोल से जो डिसोसिएशन होगा वो 2 अल्फ़ा बोलेंगे, 3 मोल से जो डिसोसिएशन होगा 3 अल्फ़ा बोलेंगे। तो A मोल से जो डिसोसिएशन होगा वो क्या होगा, A अल्फ़ा होगा। तो देखो बाबू, A मोल यहाँ पे है तो डिसोसिएशन जो होगा वो A अल्फ़ा होगा। तो बचेगा कितना, तो A मोल था, A अल्फ़ा डिसोसिएट कर गया तो बचेगा A माइनस A अल्फ़ा। और यहाँ बनेगा कितना, तो A अल्फ़ा बनेगा और ये भी तुम्हारा A अल्फ़ा बनेगा। ठीक है। तो याद रखना कि ये भी A अल्फ़ा बना और ये भी A अल्फ़ा बना। तो A अल्फ़ा बनेगा और ये भी A अल्फ़ा बनेगा। यानी डिसोसिएशन के पहले A मोल था, आफ्टर डिसोसिएशन A माइनस A अल्फ़ा, ये A अल्फ़ा और ये A अल्फ़ा। जिन लोगों को नहीं समझ में आ रहा वो यहाँ पे कोफिशिएंट भी देखेंगे, ये 1 है और यहाँ पे भी 1 है और यहाँ पे भी 1 है। मतलब 1 मोल से 1 मोल बन रहा है और ये भी 1 मोल बन रहा है। ठीक है ना। तो जितना ये डिसोसिएट करेगा उतना ही ये बनेगा। अगर कोफिशिएंट कुछ और होता तो अगला एग्जांपल हम लेंगे, इसमें यहाँ कोफिशिएंट बदलेगा, 2 3 होगा, तो वहाँ पे हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे क्या हो सकता है। अभी जब 1 मोल है सारा तो A अल्फ़ा और ये भी तुम्हारा A अल्फ़ा होगा। तो ये बात क्लियर हो गया आप लोग को कि डिसोसिएशन में अल्फ़ा क्या होता है, पहले क्लियर हुआ। अल्फ़ा को कहते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो 1 मोल कोई भी सब्सटेंस रहेगा उससे कितना डिसोसिएट हो रहा है, कितना फ्रैक्शन डिसोसिएट हो रहा है, इसी को हम लोग डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कहते हैं। और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को अल्फ़ा से डिनोट करते हैं। तो फिर से एक बार बोल दे रहा हूँ कि 1 मोल से अल्फ़ा डिसोसिएट हो रहा है तो A मोल से A अल्फ़ा डिसोसिएट होगा।
तो बचेगा ए माइनस ए अल्फ़ा। ठीक है, आप बताओ कि टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन कितना होगा। तो सबको जोड़ देंगे, आफ्टर डिसोसिएशन जब बोलेगा तो सारे के मोल जोड़ो, तो ए माइनस ए अल्फ़ा प्लस ए अल्फ़ा प्लस ए अल्फ़ा, तो टोटल जोड़ोगे तो ये दोनों तो कैंसिल हो जाएगा, तो बच गया तुम्हारा ए प्लस ए अल्फ़ा। तो इसको हम लोग ए कॉमन कर लिया तो 1 प्लस अल्फ़ा, ए इंटू 1 प्लस अल्फ़ा। और बिफोर डिसोसिएशन मोल कितना है, ए है। अब बताओ आई का यहाँ पे डेफिनेशन मैंने लिखा है, आई का आई होता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन और अपॉन में नंबर ऑफ पार्टिकल्स बिफोर डिसोसिएशन। तो ये आया है मेरा ए इंटू 1 प्लस अल्फ़ा, और नंबर ऑफ मोल्स बिफोर डिसोसिएशन जो आया है वो ए आया है। तो ए और ए कैंसिल हो जाएंगे और क्या बचेगा, ये 1 प्लस अल्फ़ा। यानी आई का जो वैल्यू आया 1 प्लस अल्फ़ा आया, यानी वांट ऑफ फैक्टर का वैल्यू 1 प्लस अल्फ़ा के बराबर है। कोई दिक्कत यहाँ तक। अब ज़रा समझिए, यहाँ पे मैंने ये करके दिखाया है आप लोग को ब्रैकेट में, यदि अल्फ़ा के बारे में मेंशन नहीं है, जैसे कि अगर मान लो अगर बोलता है कि 40% डिसोसिएटेड है तो अल्फ़ा का वैल्यू 0.4 ले लेते हैं, 50% डिसोसिएटेड है तो अल्फ़ा का वैल्यू 0.5 ले लेते हैं, 90% डिसोसिएटेड है तो अल्फ़ा का वैल्यू 0.9 ले लेते हैं। लेकिन अगर उसने डिसोसिएशन का बात ही नहीं करा है कि कितना % डिसोसिएटेड हुआ है, तो आपको सीधे सीधे अल्फ़ा का वैल्यू 1 ले लेना है, यानी 100% डिसोसिएशन मानना है। तो ये मैंने लिख दिया आपको कि अल्फ़ा इज नॉट गिवन देन वैल्यू ऑफ अल्फ़ा बराबर 1। अगर आपने अल्फ़ा का वैल्यू 1 लिया तो ये आई बराबर 1 प्लस 1 मतलब 2 हो जाएगा। तो आई का मैक्सिमम वैल्यू 2 हो गया। और देखो ज़रा, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ आई फॉर NaCl, यानी NaCl के लिए मैक्सिमम आई का वैल्यू 2 हो सकता है। वजह दिख भी रहा है, एक NaCl कितने आयंस में टूटा है, 2 में टूटा है। तो ये जो हो सकता है आई का मैक्सिमम वैल्यू वो आयंस के नंबर के बराबर होगा। यानी आज से आप लोग याद रखना कि वांट ऑफ फैक्टर का मैक्सिमम वैल्यू टोटल नंबर ऑफ ये सॉल्यूट पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन के बराबर होगा। मैक्सिमम माने इससे ज़्यादा नहीं, इससे कम हो सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं हो सकता है। तो अगर ऑब्जेक्टिव पूछा जाए आपसे कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ आई फॉर NaCl क्या होगा, तब बोलोगे कि 1 और 1 मिला करके 2 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ आई फॉर NaCl इज 2 एंड मिनिमम इज 1। 1 तो खुद ही है, ये एक से तो कम नहीं ना होगा जी, ऐसा थोड़ा होगा कि आधा NaCl आएगा। तो एक NaCl, एक मिनिमम और 2 मैक्सिमम, 2 से ज़्यादा भी नहीं हो सकता है, 1 से कम भी नहीं हो सकता है। यानी आई की वैल्यू जो NaCl के लिए होगी 1 से लेकर के 2 होगा। अब ये डिपेंड करता है कि कितना डिसोसिएशन हुआ है। ठीक है, तो 100% डिसोसिएशन तो अल्फ़ा का वैल्यू 1 होगा, तो ये ध्यान रखना, और ये हमेशा ग्रेटर देन 1 होगा। यहाँ मैंने लिख दिया है, यहाँ मैंने लिख दिया है कि फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल्स डिसोसिएटेड इज कॉल्ड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो ये ध्यान देना, फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल्स डिसोसिएटेड देखो थोड़ा सा और चेंज कर लोगे, फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल्स डिसोसिएटेड फ्रॉम 1 मोल इज कॉल्ड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। मतलब 1 मोल से जो भी फ्रैक्शन डिसोसिएट करेगा, 1 मोल से जो भी फ्रैक्शन डिसोसिएट करेगा उसी को हम लोग डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कहते हैं। और मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है वही बात कि यदि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मेंशन नहीं है तो आपको अल्फ़ा का वैल्यू 1 मान लेना है। तो इस तरीके से बाबू मैंने आप लोग को अभी तक क्या क्या समझाया कि वांट ऑफ फैक्टर क्या होता है। वांट ऑफ फैक्टर एसोसिएशन और डिसोसिएशन को अकाउंट में लेता है। जहाँ भी इलेक्ट्रोलाइट की बात आएगी या जहाँ भी एसोसिएशन का बात आएगा वहाँ वांट ऑफ आ जाएंगे और वांट ऑफ अपना काम शुरू कर देंगे। मतलब नॉर्मली नॉन इलेक्ट्रोलाइट के केस में इनका कहानी नहीं है, लेकिन जैसे ही इलेक्ट्रोलाइट का केस आएगा, वीक एसिड वीक बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, इसके बाद साल्ट्स जो भी होंगे, तो उन सभी के केसेस में जहाँ भी इलेक्ट्रोलाइट्स की बात आएंगे तो वांट ऑफ आएगा। वांट ऑफ फैक्टर को आई से डिनोट करते हैं। आई को लिखेंगे क्या, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन अपॉन में टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स बिफोर डिसोसिएशन। सेम बात एसोसिएशन के लिए भी, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर एसोसिएशन अपॉन में टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स बिफोर एसोसिएशन। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ये सारा बता दिया। यहाँ पे डिसोसिएशन मैंने समझा दिया
अब ए मोल लिया था, 1 मोल से मैंने बताया कि अल्फ़ा डिसोसिएट करता है, तो ए मोल से ए अल्फ़ा डिसोसिएट करेगा तो बचेगा ए माइनस ए अल्फ़ा, ये बनेगा ए अल्फ़ा, ये भी बनेगा ए अल्फ़ा। टोटल मोल्स जोड़ दिए तो सबका मोल जोड़ेंगे तो ए अल्फ़ा कट जाएगा तो बचेगा ए प्लस ए अल्फ़ा। ए कॉमन कर लिया, 1 प्लस अल्फ़ा, बिफोर डिसोसिएशन ए लिया है, देख रहे हो यहाँ पे, दोनों का रेशियो ले लो तो 1 प्लस अल्फ़ा आएगा। आई का मैक्सिमम वैल्यू मैंने बता दिया कि 2 होगा और मिनिमम वैल्यू 1 होगा, क्योंकि 1 पार्टिकल है यहाँ पे। तो ये सारी बातें याद रखोगे। अगर अल्फ़ा के बारे में डिस्कस नहीं है कि अल्फ़ा के बारे में नहीं बोला है कि कितना % डिसोसिएटेड है, तो आप अल्फ़ा का वैल्यू मैक्सिमम 1 मान सकते हो, और उस केस में 100% डिसोसिएशन हुआ है। ठीक है, तो ये सब हो सकता है। अब ये ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा कि NaCl के लिए आई का मैक्सिमम वैल्यू कितना हो सकता है, तो 2 हो सकता है। मिनिमम कितना हो सकता है, 1 हो सकता है। तो इस तरीके से आप बाबू लो इसको नोट करो और आगे नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। ये तो आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा कि इफ़ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज नॉट गिवन देन 100% को आप ले लेना। आप नहीं बताया है तो 100% मान लेना। और ये भी बताया कि अगर इलेक्ट्रोलाइट दिखा तो ये डिसोसिएशन होगा, और एसोसिएशन के बारे में आपका चर्चा प्रॉब्लम में दिया रहेगा। तो नोट कीजिए आप लोग इसको, वन टॉप फैक्टर को। तो अल्फ़ा का वैल्यू आप लोग समझ गए। अल्फ़ा का वैल्यू हमेशा 0 से लेकर के 1 रहेगा, 1 के बीच में अल्फ़ा का वैल्यू आता है। अब ये ध्यान रखना कि अल्फ़ा का वैल्यू अगर 10% डिसोसिएशन है तो 0.1 होगा, 20% में 0.2 होगा, 30% में 0.3 होगा, और 90% में 0.9 होगा। अगर 100% है तो अल्फ़ा का वैल्यू 1 ले लेंगे। क्लियर है पूरी तरह से। तो चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं हम लोग। जैसे मान लीजिए कि हम लोगों ने MgCl2 ले लिया, MgCl2, ये टूटेगा Mg2 प्लस और 2Cl माइनस में। मान लो कि इसका भी हम A मोल ले लेते हैं। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं बिफोर डिसोसिएशन। तो ये A मोल है, ये 0 होगा। आफ्टर डिसोसिएशन की बात करोगे बाबू, तो आफ्टर डिसोसिएशन ये A माइनस ए अल्फ़ा, अभी समझाया था कि 1 मोल से कितना डिसोसिएट, अल्फ़ा, तो A मोल से A अल्फ़ा, तो बचेगा कितना, A माइनस ए अल्फ़ा। ये कितना बनेगा, A अल्फ़ा, और ये कितना बनेगा, ये 2A अल्फ़ा होगा। कोई दिक्कत नहीं है। देखो 2A अल्फ़ा, ये मोल्स इसको देख करके 1 मोल से 1 मोल बना, लेकिन 1 मोल से ये 2 मोल बन गया। तो A अल्फ़ा डिसोसिएट किया तो 1 मोल था तो A अल्फ़ा ही बना, लेकिन इस 1 मोल से ये 2 मोल ना बन रहा है जी। तो जितना डिसोसिएट कर रहा है उसका दुगुना ये बन रहा है, तो ये बनेगा 2A अल्फ़ा। चलिए बताइए, तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स बिफोर डिसोसिएशन कितना है। टोटल नंबर ऑफ मोल्स बिफोर डिसोसिएशन हो जाएगा आपका A, और टोटल नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन बताइए कितना होगा। तो जोड़ देते हैं सबको, A माइनस ए अल्फ़ा प्लस ए अल्फ़ा प्लस 2A अल्फ़ा। तो बताओ A अल्फ़ा और A अल्फ़ा क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो बोलो यहाँ से A कॉमन कर लेंगे तो 1 प्लस 2 अल्फ़ा हो जाएगा। अब देखिए ज़रा समझिए, अगर यहाँ पे A इंटू 1 प्लस 2 अल्फ़ा है, तो अब हम बताए थे आप लोगों को इफ़ अल्फ़ा इज नॉट गिवन, यदि अल्फ़ा नहीं दिया है देन एज्यूम 100% डिसोसिएशन। मान लो कि 100% डिसोसिएशन है, 100% डिसोसिएशन। अगर 100% डिसोसिएशन मानोगे बाबू तो अल्फ़ा का वैल्यू बताओ 1 होगा, है ना। तो चलो अब हम लोग एक बार आई कैलकुलेट करते हैं। चलो बताओ जी आई का क्या होता है मतलब। तो आई होता है टोटल नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन अपॉन में टोटल नंबर ऑफ मोल्स बिफोर डिसोसिएशन
तो ऊपर में टोटल नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन हो गया A इंटू 1 प्लस अल्फ़ा, सॉरी 1 प्लस 2 अल्फ़ा, अब बटा में A, तो A से A कट गया तो क्या बच गया 1 प्लस 2 अल्फ़ा। अब देखो अल्फ़ा का वैल्यू मैंने बोला था कि 1 मान लेंगे, तो यहाँ लिखते हैं अल्फ़ा बराबर 1 100% डिसोसिएशन, नहीं तो अल्फ़ा का वैल्यू 0.9 लेते, बोलो तो कब, तो अल्फ़ा का वैल्यू 0.9 लेते जब 90% डिसोसिएशन। बहुत क्वेश्चन देगा ना यार, अगर नहीं दिया है तो 100% मानो ना, क्या दिक्कत है। तो 100% डिसोसिएशन मान लिया तुमने, चलो कोई दिक्कत नहीं है। अब बताओ आई बराबर क्या लिख सकते हो, बताओ 1 प्लस 2 इंटू अल्फ़ा बराबर 1 प्लस 2 इंटू 1, मतलब ये टोटल 3 आया। और यहाँ से तुम देख सकते हो कि एन का वैल्यू क्या हो रहा है। एक चीज़ मैं सिखा रहा हूँ तुम लोगों को, एन निकालना। एन का मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन, आफ्टर डिसोसिएशन, डिसोसिएशन। तो ये आपका कितना आ रहा है, 1 और 2 3, तो 1 प्लस 2 3, तो एन का वैल्यू भी 3 है और आई का वैल्यू भी 3 है। और आपको बोला भी था मैंने कि आई का मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे 3 हो सकता है, ठीक है। आई का मैक्सिमम वैल्यू कितना हो सकता है, 3 हो सकता है, क्योंकि एन से ज़्यादा कभी भी नहीं हो सकता है वैल्यू। तो मैं यहाँ लिख भी दे रहा हूँ मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वांट ऑफ फैक्टर, वांट ऑफ फैक्टर इज इक्वल टू एन, इज इक्वल टू एन, मतलब n से ज़्यादा नहीं हो सकता है। तो I का मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा, तो I का मैक्सिमम वैल्यू 3 होगा। तो कभी भी याद रखना इलेक्ट्रोलाइट के केस में कि I की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो n के बराबर होगी। मतलब बोल सकते हो कि I मैक्स इज इक्वल टू n। कोई दिक्कत है जी? तो चलो ये ध्यान रखना। अब एक बात और मिलाते जाना यहाँ पे, अगर I n का वैल्यू 3 आया है तो यहाँ पे तुम एक्सप्रेशन देखो 1 प्लस 2 अल्फ़ा आया है। पिछला वाला एक्सप्रेशन देखा होगा तो 1 प्लस अल्फ़ा आया था, तो वहाँ पे n का वैल्यू 2 था क्योंकि Na प्लस और Cl माइनस आया था। तो ये ज़रा सा एक दिमाग में इमेज बनाते रहना कि ये 1 प्लस 2 अल्फ़ा आया है और उसमें 1 प्लस अल्फ़ा आया था क्योंकि वहाँ पे 2 था n का मान, यहाँ n का वैल्यू 3 है तो ये 1 प्लस 2 अल्फ़ा आ रहा है। अगर अब हम लोग कोशिश करेंगे कि 4 लेंगे तो यहाँ पे 1 प्लस 3 अल्फ़ा आना चाहिए। अगर 5 लेंगे तो यहाँ पे 1 प्लस 4 अल्फ़ा आना चाहिए। वो देखते हैं, पहले इसको आप लोग नोट कर लो, नोट कीजिए और पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, जम के थोड़ा पढ़िए। मैंने बोला था कि रेगुलर अब लेक्चर्स मिलेंगे आपको, तो अभी 1 सप्ताह के भीतर हम लोग ये चैप्टर ख़त्म करेंगे, ठीक है बाबू। मेहनत बढ़ा दो, एनसीईआरटी का सारा न्यूमेरिकल कर लो। ये जैसे ही चैप्टर ख़त्म होता है तो मैं 2 चैप्टर साथ में पैरेलल स्टार्ट करूँगा, एक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और एक केमिकल काइनेटिक्स। तो आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लेक्चर्स मिलेंगे पढ़ने के लिए। तो पहले नोट कीजिए इसको। चलो तो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग AlCl3। अगर आप AlCl3 लेते हो, अगर आप AlCl3 लेते हो तो ये भी आयंस में टूटेगा बाबू, Al3 प्लस और 3Cl माइनस में। चलिए तो AlCl3 टूट रहा है Al3 प्लस और 3Cl माइनस में, ठीक है। एक एक करके फिर से वही काम करते हैं। अब तो आपको आदत सी हो गई होगी, तो बोलो बिफोर डिसोसिएशन, तो बिफोर डिसोसिएशन हम लोग मान लेते हैं कि A मोल है, तो शुरू में ये कुछ नहीं होगा। लेकिन जब डिसोसिएट किया है तो डिसोसिएशन के बाद आप देखिए क्या हो रहा है, क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं आप। मैंने बोला था कि अल्फ़ा डिसोसिएट करेगा 1 मोल से, तो A अल्फ़ा डिसोसिएट करेगा किससे, A मोल से। तो कितना बचेगा बोलो, A माइनस A अल्फ़ा। सारी बातें पहले की ही हो रही है। शुरू में हमने A मोल लिया है तो कितना डिसोसिएट करेगा, कितना डिसोसिएट करेगा बोलो, तो A माइनस A अल्फ़ा डिसोसिएट करेगा। ये कितना बनेगा, तो A अल्फ़ा। ये कितना बनेगा, तो 3A अल्फ़ा। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि फिर से सारा काम वही चल रहा है,
कुछ भी चेंज नहीं है, थोड़ा सा चेंज यहाँ पे स्लाइटली आपको देखने को मिल रहा है। तो ये तो बाबू दिमाग इतना तो लगाना ही पड़ेगा ना कि 1 मोल से 1 मोल बन रहा है और 1 मोल से यहाँ 3 मोल बन रहा है, तो 3A अल्फा यहाँ बना है। चलिए फिर बताइए, जो प्रोसेस करते थे टोटल नंबर ऑफ मोल्स बिफोर डिसोसिएशन, रटा गया होगा वो सारे बच्चों को, अपने से भी करोगे, वीडियो को पॉज करके पहले अपने से कर लेना, फिर मेरा मिला लेना, ये अच्छा तरीका है पढ़ने का, समझे? इन्हें कि खाली कॉपी पेस्ट मत कीजिएगा, ठीक है ना? अच्छे से बनाइए और चीज़ें समझ में आ रही हो तो वीडियो को पॉज कर करके आप बीच बीच में खुद से भी काम किया कीजिए। आफ्टर डिसोसिएशन बोलो कितना जोड़ेंगे? a माइनस ए अल्फ़ा प्लस ए अल्फ़ा प्लस 3A अल्फ़ा। ए अल्फ़ा से ए अल्फ़ा ख़त्म हो गया तो a इंटू 1 प्लस 3 अल्फ़ा। ये टोटल नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन हो गया। टोटल नंबर ऑफ मोल्स बिफोर डिसोसिएशन a था। चलो आई आपको पता है वांट ऑफ फैक्टर कैसे निकालते हैं, तो लिखते हैं वांट ऑफ फैक्टर, इसको आई से डिनोट करते हैं। क्या होता है बोलो? टोटल नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन अपॉन में बोलो टोटल नंबर ऑफ मोल्स बिफोर डिसोसिएशन ठीक है। तो बोलो क्या आया? a इंटू 1 प्लस 3 अल्फ़ा और अपॉन में a से a क्या हो गया? कैंसिल, तो क्या बचा? 1 प्लस 3 अल्फ़ा। अब फिर से अल्फ़ा के बारे में नहीं दिया है तो वही काम करेंगे। अल्फ़ा बराबर 1, क्यों? 100% डिसोसिएशन है, 100% डिसोसिएशन। चलो तो 100% डिसोसिएशन है बाबू। तो अब इसको थोड़ा सा हम लोग लिखते हैं आई बराबर क्या आया है? आई बराबर 1 प्लस 3 इंटू अल्फ़ा, और अल्फ़ा का वैल्यू 1 है तो 1 प्लस 3 गुना 1 मतलब 4। तो आई का वैल्यू क्या आ चुका है? 4 आ चुका है। अच्छा मैंने बोला था क्या याद है कुछ? जब हमने NaCl लिया था तो 1 प्लस अल्फ़ा आया था। जब हमने इस तरह से आप देख सकते हो कि आई का मान 1 प्लस 3 अल्फ़ा आया है और 1 प्लस 3 गुना 1 इक्वल टू 4 हो गया। बताओ शुरू में ही n का वैल्यू क्या है? तो n का वैल्यू 4 है, दिख रहा है 1 यहाँ से और 3 यहाँ से। तो मैंने अभी जस्ट बोला भी था आपसे कि आई मैक्स का वैल्यू n के बराबर होता है और n का वैल्यू क्या है? 4 है। अगर यही तुम्हारा डिसोसिएशन 100% नहीं होता तो ये आई मैक्स के बराबर नहीं जाता। यानी आई वांट ऑफ फैक्टर का मैक्सिमम वैल्यू जो होगा वो n के बराबर आएगा। और n का वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो दोनों के आयंस को, टोटल आयन जो बना है उसको जोड़ लेंगे और वो जोड़ करके वो आंसर होगा। तो एक बात मिला हो, NaCl में 1 प्लस अल्फ़ा आया था, MgCl2 में 1 प्लस 2 अल्फ़ा आया था, AlCl3 में 1 प्लस 3 अल्फ़ा आया है। एक और केस देखेंगे जल्दी से और उसके बाद हम लोग एक कंक्लूजन पे आएंगे, ठीक है? नोट करो। तो लास्ट एक एग्जांपल देखो, Al2SO4 थराइस, ये टूटता है Al3 प्लस। देखो बाबू ये बहुत सारे बच्चों को दिक्कत होता है इसको आयंस में ब्रेक करने में, तो ज़रा समझिएगा। ये वाला 3 जो है वो इस पे चला जाता है और ये वाला जो 2 है वो इस पे चला जाता है। तो Al3 प्लस और SO4 2 माइनस। अब ये 2 जो है वो एल्युमिनियम के लिए है और ये 3 जो है ना वो SO4 के लिए है। और मिलाने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है कि देखो 2 3 जा 6 प्लस है तो 6 ही माइनस भी होना चाहिए। अगर सेम प्लस माइनस होगा तो फिर आप सही जा रहे हो, अगर ऐसा नहीं है तो फिर आप गलत कर रहे हो। तो चलो फिर से वही काम करना है हम लोगों को। बिफोर डिसोसिएशन बोलो क्या होगा? ए मान लेते हैं, कुछ नहीं होगा। आफ्टर डिसोसिएशन
आफ्टर डिसोसिएशन, ये मान लेंगे कि a माइनस ए अल्फ़ा, ये 2a अल्फ़ा और ये 3a अल्फ़ा। बताओ n का वैल्यू कितना, 2 + 3 मतलब 5 हो गए, तो n का वैल्यू 5 हो गया। ये आयंस में ब्रेक करने नहीं आ रहा अगर, तो फिर तो 9/10 का प्रॉब्लम है। और थोड़ा सा दिमाग लगा तो सकते हो ना कि एल्युमिनियम का वैलेंसी क्या होता है, 3 होता है, SO4 का वैलेंसी क्या होता है, 2 होता है। नहीं आता है करने तो इसको ऊपर भेज दो और इसको इधर भेज दो। साथ ही ये बात याद रखो कि ये लेफ्ट वाला कैटायन होता है, राइट वाला एनायन होता है। पहले कैटायन मिलेगा फिर एनायन मिलेगा, और चार्ज को अपोजिट से खींच लेते हैं ऊपर। तो एल पॉजिटिव होगा ये तो पता है, कितना पॉजिटिव होगा ये बताएगा, ये नेगेटिव होगा ये तो पता है, कितना होगा ये खींच लेंगे। तो इस तरीके से ये आयंस में ब्रेक कर चुका है और फिर इनके चार्ज को हमने बैलेंस कर दिया। ए मोल लिया गया, 1 मोल से अल्फ़ा डिसोसिएट होता है, तो ए मोल से ए अल्फ़ा डिसोसिएट करेगा, तो बचेगा a माइनस ए अल्फ़ा, ये बनेगा 2a अल्फ़ा और ये बनेगा 3a अल्फ़ा। इसको क्रिस क्रॉस करा दो तो बोलो क्या बनेगा, Al2 SO4 3। इसी तरीके से एक और तोड़ सकते हो, जैसे कि AXBY है। AXBY को कैसे तोड़ोगे बताओ, तो बोलो क्या लिखेंगे, ये इस पे जाएगा और ये इस पे जाएगा, तो लिखेंगे A पे Y प्लस और B पे X माइनस। आ समझ में, और A के एटम कितने हैं, X है, और B के कितने एटम है, तो Y है। तो इस तरीके से आयंस में तोड़ना सीखना होगा तुम्हें। जिन बच्चों को आता है अच्छा बात है, जिनको नहीं आता है वो ऐसे सीख लेंगे। ये वाला Y इस पे भेज देना प्लस के साथ, और ये वाला X इस पे भेज देना माइनस के साथ, ठीक है। और फिर इसके कोफिशिएंट को पीछे ले आना। तो X पीछे ले आना और ये Y पीछे ले आना, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। जैसे एक और एग्जांपल देख लो इसी पे बेस्ट, जैसे Al2O3 है मान लो, तो देखो एल्युमिनियम का 3 मैंने बताया इसीलिए एग्जांपल लिया। तो एल्युमिनियम पे 3 पीछे भेजेंगे प्लस के साथ, ऑक्सीजन पे 2 भेजेंगे माइनस के साथ। कितना एल्युमिनियम है, 2 है, कितना ऑक्सीजन है, 3 है। अब देखो मिला करके 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6, तो 6 प्लस 6 माइनस के साथ ये बैलेंस है। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि ये आयंस में तोड़ना आपको 8, 9, 10th में सिखा दिया जाता है। नहीं करने आएगा तो फिर ये मुश्किल हो जाएगा, ये नहीं बना पाओगे यहाँ पे। बोलो, तो यहाँ पे लिखते हैं टोटल नंबर ऑफ मोल्स बिफोर डिसोसिएशन, और वो साफ साफ आपको दिख रहा है कितना, अब तो रटा गया होगा पूरी तरह से, कुछ चेंज नहीं होने वाला है। तो ये आपका A है। और टोटल नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन कितना होगा, आफ्टर डिसोसिएशन तो होगा कितना, A माइनस ए अल्फ़ा प्लस 2a अल्फ़ा प्लस 3a अल्फ़ा। और ये करने के बाद कितना आएगा बताओ, तो यहाँ से 3a और 2a तो 5a अल्फ़ा ना हो गया जी, और a अल्फ़ा घट गया तो 4a अल्फ़ा, मतलब a प्लस 4a अल्फ़ा आया, ये I का मान आया। तो यहाँ से तुम a कॉमन कर लो तो I इज इक्वल टू 1 प्लस 4 अल्फ़ा, और ये इसमें क्या कॉमन हुआ है, तो a कॉमन हुआ है। अब ज़रा ये करते हैं, I का वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। ये I नहीं है, सॉरी, ठीक है। तो I के जगह पे क्या लिखेंगे, टोटल नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन तो I का वैल्यू हम लोग लिखते हैं यहाँ से। तो I बराबर क्या लिखोगे बोलो, तो आफ्टर डिसोसिएशन A इंटू 1 प्लस 4 अल्फ़ा, A इंटू 1 प्लस 4 अल्फ़ा और अपॉन में A से A कट गया, तो I बराबर क्या आ गया, 1 प्लस 4 अल्फ़ा। फिर से वही बात कहेंगे, अल्फ़ा का वैल्यू 1 लेंगे अगर 100% डिसोसिएशन है, 100% डिसोसिएशन है। तो चलो, तो इस तरीके से तुम देख लिए कि I बराबर 1 प्लस 4 अल्फ़ा,
तो 1 + 4 × 1 मतलब ये टोटल 5 आ गया। तो i का वैल्यू 5 और n का वैल्यू भी 5, यानी i मैक्स का वैल्यू फिर से n के बराबर है। ये मैक्सिमम क्यों कर रहा है समझ में आ रहा है, क्योंकि 100% डिसोसिएशन है। अगर 90% होता तो अल्फ़ा का मान कुछ और लेते, 0.9 लेते। 80। तो देखो जी, आप लोगों ने क्या क्या सीखा। जब NaCl था तो n का वैल्यू 2 था, एक Na और एक Cl, तो i बराबर आया था 1 + अल्फ़ा। जब MgCl2 था तो n का मान 3 है, तो i बराबर आया था 1 + 2 अल्फ़ा। देखो तो NaCl के लिए n का मान 2 है, n का वैल्यू 2 है, तो i बराबर 1 + अल्फ़ा आया था। MgCl2 के लिए n का वैल्यू 3 था, तो i बराबर 1 + 2 अल्फ़ा। AlCl3 जब देखा गया तो i बराबर 1 + 3 अल्फ़ा आया। और Al2SO4 थ्राइस, आप देख सकते हो कि 2 ये है और 3 ये है, तो n का वैल्यू 5 आया था और i बराबर 1 + 4 अल्फ़ा आया है। तो आप एक कंक्लूजन देख रहे हैं कि i का जो वैल्यू है वो n से 1 कम आ रहा है अल्फ़ा के साथ। तो यहाँ से तो i का एक जनरल वैल्यू आप क्या लिख सकते हो बताओ, 1 + n - 1 × अल्फ़ा। i बराबर 1 + n - 1 × अल्फ़ा, जरा मिला लो। 1 + n का वैल्यू 5 है, तो 5 - 1 4 अल्फ़ा। n का वैल्यू 4 है तो 1 + 3 अल्फ़ा, एकदम इस पे सेट कर जाएगा। तो यहाँ से आप अल्फ़ा भी निकाल सकते हो, अल्फ़ा = i - 1, ये 1 इधर चला गया, तो ये क्या हो जाएगा n - 1। तो ये ध्यान रखना कि अल्फ़ा का वैल्यू जो होगा i - 1 अपॉन में n - 1। n क्या है बोलो, तो नंबर ऑफ डिसोसिएटेड पार्टिकल्स, नंबर ऑफ बोलो क्या, डिसोसिएटेड पार्टिकल्स। और ये i क्या है बताओ, आपको पता है, वांट ऑफ फैक्टर। और एक बात तो आपको हमेशा तय है कि i बराबर 1 + अल्फ़ा, मैंने मिनिमम ये आया है, इसका मतलब कंक्लूजन ये है कि i का वैल्यू डिसोसिएशन के केस में कभी भी 1 से कम नहीं आएगा। तो आप लिख सकते हो कि वैल्यू ऑफ i शुड नेवर लेस देन 1, 1 से कभी भी कम नहीं होगा। तो इस तरह से आप लोगों को याद रखना है बाबू कि i का वैल्यू नेवर लेस देन 1 इन केस ऑफ डिसोसिएशन, एसोसिएशन में हमेशा कम होगा 1 से। ये भी ध्यान रखना है कि एसोसिएशन में वैल्यू हमेशा 1 से कम रहेगा और डिसोसिएशन में वैल्यू हमेशा 1 से ज़्यादा रहेगा। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं अब एसोसिएशन। नाम से तो समझ में आ ही रहा है आप लोगों को कि डिसोसिएशन क्या होता है और एसोसिएशन क्या होता है। डिसोसिएशन मतलब ब्रेक कर जाना और एसोसिएशन मतलब जुड़ जाना। तो जब भी 2 लोग जुड़ेंगे तो उसमें एसोसिएशन होगा, जब भी 3 लोग जुड़ेंगे तो एसोसिएशन होगा। अच्छा एक बात बताओ, एसोसिएशन वर्ड से क्या समझ में आ रहा है, जब 2 लोग मिल के एक हो रहे हैं तो पार्टिकल्स का नंबर बढ़ रहा है कि घट रहा है? सीधा बात समझ में आ रहा है कि जब भी 2 लोग मिलेंगे एक होंगे तो पार्टिकल्स का नंबर घटेगा। 3 लोग थे, एक मिल करके एक हो गए, 4 लोग मिल के एक हो गए, n मोल मिल करके, जिसे पॉलीमराइजेशन आपको पता है, तो n लोग मिले और एक बन गए। अब 2 लोग मिल के एक हो रहा है, 3 लोग मिल के एक हो रहा है, 4 लोग मिल के एक हो रहा है, 5 लोग मिल के एक हो रहा है, n लोग मिल करके एक हो रहा है। तो इसका मतलब सीधे बोलेंगे हम लोग कि ये जो है वो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ का नंबर यहाँ पे घट जाएगा, मतलब नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का नंबर यहाँ पे ज़्यादा रहेगा और अब नॉर्मल का कम हो गया। यानी एसोसिएशन के केस में वैल्यू ऑफ i ऑलवेज लेस देन 1 होगा। वैल्यू ऑफ i क्या होगा, ऑलवेज लेस देन 1। चलो एक कोशिश करते हैं। एसोसिएशन में हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं डाइमराइजेशन। तो डाइमराइजेशन वर्ड से आप लोगों को क्लियर है बाबू कि 2 लोग मिल रहा है ना, तो 2a मिल करके a2 बनेगा, ठीक है। तो लिखेंगे बिफोर एसोसिएशन,
ये मान लो ए है और ये कुछ भी नहीं है, तो आफ्टर एसोसिएशन क्या होगा बताओ? एसोसिएशन, तो अब बताओ यहाँ पे भी क्या होगा? ए माइनस ए अल्फ़ा होगा, अभी भी ए माइनस ए अल्फ़ा लिखेंगे। और ये क्या हो जाएगा बताओ? तो एक मोल से अल्फ़ा एसोसिएट भी करता है, एक मोल से अल्फ़ा डिसोसिएट भी करता है। मतलब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और डिग्री ऑफ एसोसिएशन दोनों चीज़ें 1 पे बात होती हैं। तो अब 2 मोल से 1 मोल ना बन रहा है जी, तो 1 मोल से 1/2 ना बनेगा, यानी कितना एसोसिएट हो पाएगा? तो ए अल्फ़ा बाई टू ही एसोसिएट हो पाएगा, क्योंकि 2 मोल 1 मोल में एसोसिएट हो रहा है। तो ए अल्फ़ा जो होगा वो ए अल्फ़ा बाई 2 मोल में एसोसिएट हो पाएगा। अब चलो लिखते हैं टोटल नंबर ऑफ मोल्स बिफोर एसोसिएशन बताओ कितना है? तो ये तुम्हारा ए है। टोटल नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर एसोसिएशन, तो ये आपका है बाबू ए माइनस ए अल्फ़ा प्लस ए अल्फ़ा बाई 2। अब इसको सॉल्व कीजिए, तो ए प्लस ए अल्फ़ा बाई 2 माइनस ए अल्फ़ा, दोनों का एलसीएम लोगे तो 2 हो जाएगा। तो ए प्लस ए अल्फ़ा माइनस 2 ए अल्फ़ा बाई 2, तो ए माइनस ए अल्फ़ा बाई 2। ठीक है, तो चलो यहाँ से हम लोगों को मिल गया। तो अब हम लोग आई निकाल लेते हैं। आई क्या होता है बताओ? तो आई बराबर लिखते हैं ये टोटल नंबर ऑफ मोल्स, ये आफ्टर एसोसिएशन अपॉन में टोटल नंबर ऑफ मोल्स बिफोर एसोसिएशन। ठीक है, तो चलो बताओ, अब इसका रेशियो ले लेते हैं। तो ये है तुम्हारा a इंटू 1 माइनस अल्फ़ा बाई 2, और ये नीचे वाला कितना है? a है, तो a से a कैंसिल हो गया, तो 1 माइनस अल्फ़ा बाई 2। अब अल्फ़ा बराबर 1 लेंगे कब? जब 100% एसोसिएशन होगा। एसोसिएशन, तो अगर लोगे, अगर तुम लोग ध्यान दो, तो ये 1 माइनस 1/2 मतलब ये 1/2 होगा, यानी आई का वैल्यू जो होगा वो 1/2 के बराबर होगा, और ये आई मैक्स का वैल्यू होगा। यानी आप देख सकते हो कि आई की वैल्यू जो है 1 से कम हो गई। तो डाइमराइजेशन के केस में याद रखना कि ये तुम्हारा आई का वैल्यू घट जाता है, आई का वैल्यू 1 से कम हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप नोट कर सकते हो। बिल्कुल पीछे ही वाला केस है, बस ये ध्यान रखना है, अल्फ़ा का वैल्यू 1 लेंगे जब 100% एसोसिएशन होगा। ठीक है, तो बाबू इसको नोट करो पहले। पे n का वैल्यू जो है वो 2 ले लेंगे, क्योंकि डाइमराइज हो रहा है तो n का वैल्यू 2 लेंगे। अब इसी तरीके से हम ट्राइमराइज करेंगे। ठीक है ना, तो आप लोग खुद से भी ट्राई करो, जिन बच्चों ने नोट कर लिया वो ट्राइमराइजेशन करिए। देखो, तो ट्राइमराइजेशन करते हैं हम लोग। ट्राइमराइजेशन में 3 मॉलिक्यूल मिलेंगे, 3A से A3 बनेगा। ठीक है, तो 3 मॉलिक्यूल मिल करके एक मॉलिक्यूल बना रहा है। तो यहाँ पे 3 मॉलिक्यूल मिल करके एक मॉलिक्यूल बना रहा है। तो बिफोर एसोसिएशन बताओ क्या होगा? बिफोर एसोसिएशन ये A होगा और ये कुछ नहीं होगा। आफ्टर एसोसिएशन क्या होगा? तो देखो A, और अब देखो ये A माइनस A अल्फ़ा होगा, और ये क्या होगा? A अल्फ़ा बाई 3।
तो देखो बिफोर डिसोसिएशन ये ए है और ये कुछ भी नहीं है, आफ्टर डिसोसिएशन ए माइनस ए अल्फा, और ये 3 मोल से 1 मोल बन रहा है, ठीक है ना। तो ए अल्फा मोल से कितना एसोसिएट होगा, तो ए अल्फा बाई 3 ही एसोसिएट हो पाएगा। तो लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ मोल्स, एन का वैल्यू बता दो एक बार, एन का वैल्यू होगा 3। टोटल नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर एसोसिएशन बताओ कितना होगा, जोड़ेंगे सबको, ए माइनस ए अल्फा प्लस ए अल्फा बाई 3। तो चलो, तो ए प्लस ए अल्फा बाई 3 माइनस ए अल्फा, तो ए प्लस ए अल्फा कॉमन हो जाएगा, तो 1/3 माइनस 1, तो क्या हो जाएगा, ए प्लस ए अल्फा गुना ये 1 माइनस 3 मतलब -2/3 हो गया, यानी बोल देंगे ए माइनस 2a अल्फा बाई 3, ए कॉमन कर लीजिए तो 1 माइनस 2 अल्फा बाई 3 हो गया। ये आपका टोटल नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर एसोसिएशन हो गया। अब आप बताओ कि टोटल नंबर ऑफ मोल्स बिफोर एसोसिएशन कितना होगा। टोटल नंबर ऑफ मोल्स बिफोर एसोसिएशन, तो ये आपका होगा कितना होगा, ए होगा। तो आई बराबर बोलो क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर एसोसिएशन अपॉन में टोटल नंबर ऑफ मोल्स बिफोर एसोसिएशन। तो चलो लिखते हैं, ये होगा आपका a इंटू 1 माइनस 2 अल्फा बाई 3 अपॉन में a, तो a से a कैंसिल हो गया, तो 1 माइनस 2 अल्फा बाई 3, तो अल्फा बराबर 1 लेंगे जब 100% एसोसिएशन होगा। तो चलिए, तो i बराबर क्या लिखेंगे, 1 माइनस 2 अल्फा बाई 3, 2 अल्फा बाई 3, ठीक है। तो इसको लिखेंगे 1 माइनस 2/3, इट मीन्स 1/3। तो ये आई मैक्स हो गया, आई मैक्स का वैल्यू 1/3 होगा। ट्राइमराइजेशन के केस में ये 1/3 आ रहा है। तो ये ध्यान रखो, यहाँ पे क्या क्या अभी बताया मैंने, यहाँ पे n का वैल्यू 3 है और यहाँ पे 1 माइनस 2 अल्फा बाई 3 आया है, वहाँ पे क्या आया था 1 माइनस अल्फा बाई 2। तो याद रखना कि डाइमराइजेशन के केस में आया था 1 माइनस अल्फा बाई 2 और ट्राइमराइजेशन में आया है 1 माइनस 2 अल्फा बाई 3, ठीक है। तो इसको नोट करो, इसके लिए भी एक कंक्लूजन लिखते हैं कि अल्फा डायरेक्ट कैसे निकाले और आई का मान डायरेक्ट कैसे निकाले। पिछले वाले केस में डिसोसिएशन में आई का वैल्यू हम लोगों ने बताया था 1 प्लस n-1 इंटू अल्फा, और अल्फा बराबर i-1 अपॉन में n-1। तो उसी तरीके का एक सिंपल जनरल फार्मूला देंगे इसके लिए भी, जो काम करेगा। पहले आप लोग इसको नोट कर लो, जो ना समझ में आए बात वो आप डाउट में पूछो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करो या व्हाट्सएप पे मैसेज करो। यहाँ पे ये मल्टीप्लाई में है, ध्यान रखना, ये मल्टीप्लाई में था क्योंकि इसको सॉल्व करोगे तो -2/3 आएगा। तो इस तरीके से ये आपको क्लियर हो गया कि डाइमराइजेशन क्या होता है, ट्राइमराइजेशन क्या होता है। डाइमराइजेशन में n का वैल्यू 2 होता है, ट्राइमराइजेशन में n का वैल्यू 3 होता है। तो इन जनरल दोनों लोगों के बारे में एक बार बात कर लेते हैं और एक जनरल फार्मूला आपको प्रोवाइड करते हैं। चलिए, तो डाइमराइजेशन में n का वैल्यू 2 आया है और i बराबर आया था 1 माइनस अल्फा बाई 2, और ट्राइमराइजेशन में n का वैल्यू था 3, तो i आया था 1 माइनस 2 अल्फा बाई 3। तो पॉलीमराइजेशन के लिए जब पॉलीमराइजेशन होगा, कुछ भी मतलब लिया जाए, इसमें ये सब इंक्लूडिंग हो जाएंगे। तो पॉलीमराइजेशन में
हम लोग एक डायरेक्ट फार्मूला इस पे सेट कर रहे हैं, आई बराबर 1 + 1/n-1 इंटू अल्फ़ा। अब जरा इसको पहले वाले को सेट करो, तो n के जगह अगर आपने 2 रखा तो देखो इफ़ n बराबर 2, इफ़ n इज इक्वल टू 2 देन आई बराबर बोलो 1 + 1/2 - 1 इंटू अल्फ़ा। तो 1 प्लस इन दोनों का एलसीएम 2 हो गया, तो 1 - 2 इंटू अल्फ़ा मीन्स 1 - 1/2 इंटू अल्फ़ा। तो तुम देख सकते हो कि इस जनरल फार्मूले पे ये सेटअप हो गया। और i - 1 इज इक्वल टू 1/n - 1 इंटू अल्फ़ा, यानी अल्फ़ा बराबर बोल सकते हैं i - 1 अपॉन में 1/n - 1। तो देखो ये दोनों फार्मूला काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक आई का ये जनरल फार्मूला याद कर जाओ और फिर अल्फ़ा के लिए ये फार्मूला याद कर जाओ। तो फ़र्क इतना है कि वहाँ पे अल्फ़ा बराबर i - 1 अपॉन में n - 1 था, यहाँ पे 1/n - 1 है। यहाँ पे i बराबर 1 + n - 1 इंटू अल्फ़ा था, i बराबर 1 + n - 1 इंटू अल्फ़ा था, और यहाँ पे i बराबर 1 + 1/n - 1 इंटू अल्फ़ा है। तो सिर्फ पिछले वाले केस से यही चीज़ बदल गया है कि 1/n n के जगह आ गया है, बाकी कोई चेंज नहीं है। यानी डिसोसिएशन और एसोसिएशन में n का फ़र्क आया है, उसमें n था, इसमें 1/n हो गया है। तो इन पे सारे न्यूमेरिकल्स आपके आसानी से बन जाएंगे। अब जरा एक बात बताओ कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स होता है। और आपको पता है कि नंबर ऑफ मोल बराबर गिवन मास बाई मोलर मास होता है। नंबर ऑफ मोल गिवन मास बाई मोलर मास। तो तुम देख सकते हो कि अगर ये मोल्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो मोलर मास के क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो हम बोल सकते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास ऑफ तो देखो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल होता है, तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास ऑफ सॉल्यूट होगा। ठीक है, तो चलो अब आई के लिए एक फार्मूला देते हैं। तो आई इज इक्वल टू ऑफ नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, ऑफ नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज और डिवाइडेड बाई नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ये हमें आई का वैल्यू देगा। ऑफ नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज अपॉन में नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, तो ये आई का वैल्यू होता है। ठीक है, आई का ही एक और वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं, जस्ट अपोजिट। मोलर मास के टर्म में हम लोग जस्ट अपोजिट लिखेंगे। तो अब बताओ कि नॉर्मल अब नॉर्मल, तो देखिए पूरी एक बात समझ लीजिए। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो होता है मोल्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो होता है नंबर ऑफ मोल्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और मोलर मास के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो ये बात आप यहाँ से कंक्लूड भी कर सकते हो कि नंबर ऑफ मोल जो होता है वो मोलर मास के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अगर नंबर ऑफ मोल मोलर मास के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी भी मोलर मास के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, तो अब देखो आई बराबर अब नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन में नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होता है। तो ये चीज़ हम लोग अब आगे क्वेश्चंस के माध्यम से आपको ज़्यादा क्लियर होगा कि आई जो होता है वांट ऑफ फैक्टर वो अब नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन में नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, या फिर उल्टा में लिखोगे क्या बोलो, तो नॉर्मल मोलर मास में उल्टा हो जाएगा। तो नॉर्मल मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, नॉर्मल मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट, और डिवाइडेड बाई हो जाएगा अब नॉर्मल मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट, अब नॉर्मल मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट। ठीक है, क्लियर है सब लोगों को।
तो अगर न्यूमेरिकल्स आता है तो आप डायरेक्ट ये फार्मूला लगा सकते हो आई कैलकुलेट करने के लिए। अगर आपको अब नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी दिया है और नॉर्मल दिया है, दोनों का रेशियो ले लो, वो आई हो जाएगा। या फिर मोलर मास के टर्म में अगर बात करेगा तो नॉर्मल को ऊपर रखना और अब नॉर्मल को नीचे रखना। ठीक है, नोट करिए। तो ये दो बातें आप लोगों को समझ में आ गई कि अब नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी और नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का रेशियो होता है आई, और नॉर्मल मोलर मास और अब नॉर्मल मोलर मास का रेशियो भी आई होता है। ठीक है, यानी अब नॉर्मल मोलर मास में आई से अगर मल्टीप्लाई करोगे तो नॉर्मल मोलर मास मिलेगा, और नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में आई से मल्टीप्लाई करोगे तो अब नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी मिलेगा। बस कुछ नहीं करना, इसको ले जाकर मल्टीप्लाई करा दो, इसको नीचे वाले को ले जा करके मल्टीप्लाई करा दो। तो दो बातें तो आप लोग को क्लियर हो गई कि डिसोसिएशन में नंबर ऑफ पार्टिकल इंक्रीज करता है और मोलर मास डिक्रीज करता है। तो डिसोसिएशन में नंबर ऑफ पार्टिकल इंक्रीज करता है, मोलर मास डिक्रीज करता है। एसोसिएशन में नंबर ऑफ पार्टिकल डिक्रीज कर जाता है लेकिन मोलर मास इंक्रीज कर जाता है। दोनों बातें एकदम सेटअप रखना। बोलो, तो डिसोसिएशन में नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ेगा, एसोसिएशन में घटेगा। मोलर मास डिसोसिएशन में घटेगा, एसोसिएशन में बढ़ेगा। तो रेंज मैंने यहाँ पे डिसाइड कर दिया है। क्वेश्चन बनाना बहुत आसान हो जाएगा, रेंज मैंने बता दिया। देखो कैसे। तो रेंज क्या है अब नॉर्मल मोलर मास का, कि नॉर्मल मोलर मास जो भी आएगा उसको आई से डिवाइड कर दो। नॉर्मल मोलर मास को आई से डिवाइड करो तो ये इसकी मिनिमम वैल्यू होगी। हम लोग डिसोसिएशन का केस देख रहे हैं, तो दो बातें दिमाग में सेटअप रखोगे बाबू कि डिसोसिएशन हो रहा है कि एसोसिएशन हो रहा है। पहले ये बातें क्लियर कर लोगे। अगर डिसोसिएशन हुआ तो अब नॉर्मल मोलर मास का जो वैल्यू होगा वो नॉर्मल मोलर मास को आई से डिवाइड करेंगे, ये इसके मिनिमम वैल्यू होगी। मतलब जो भी नॉर्मल मोलर मास आएगा, नॉर्मल मोलर मास और अब नॉर्मल में फ़र्क समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम न्यूमेरिकल कराएंगे, उसमें आप लोग को ये सब क्लियर हो जाएगा। तो नॉर्मल मोलर मास को आई से डिवाइड करेंगे और ये नॉर्मल मोलर मास को आई से डिवाइड किया तो वो मिनिमम वैल्यू और उसका मैक्सिमम वैल्यू नॉर्मल मोलर मास होगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। जैसे एसिटिक एसिड है, एसिटिक एसिड से में आप क्या समझते हो? एसिटिक एसिड टूटेगा तो आयंस में टूटेगा, CH3COO- और H+ में टूटेगा। तो उसका आई निकालेंगे, आई से डिवाइड करेंगे तो कितना होता है? 60 होता है CH3COOH का। तो 60 में आई से डिवाइड करेंगे, आई का वैल्यू दिया रहेगा क्वेश्चन में, क्योंकि पार्शियली आयनाइज होता है। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड होता तो आई का वैल्यू डायरेक्ट हम निकाल लेते। तो जो 60 हुआ उसके आई से डिवाइड करो और ये 60/i और 60 के बीच में ही रहेगा। इसी तरीके से अगर तुम एसोसिएशन की बात करोगे तो एसोसिएशन जो होगा उसके लिए मिनिमम वैल्यू नॉर्मल मोलर मास होगी। मतलब जैसे एसिटिक एसिड अगर डाइमराइज करता है, ठीक है, एसिटिक एसिड डाइमराइज भी करता है, याद रखना, तो 60 तो होगा उसका मिनिमम नॉर्मल मोलर मास, और ये 120 नॉर्मल मोलर मास, मतलब 120 नॉर्मल मोलर मास मान लिया जाता है, क्योंकि ये 60 हुआ तो डाइमराइज करेगा तो दुगना हो जाएगा। तो नॉर्मल मोलर मास और नॉर्मल मोलर मास को जब आई से डिवाइड करते हैं तो आई पता करो, नॉर्मल मोलर मास को आई से डिवाइड करो, आई से डिवाइड करोगे तो वो मैक्सिमम वैल्यू, और जो इसका नॉर्मल मोलर मास है वो उसका क्या हो जाएगा? मिनिमम वैल्यू। तो बस ये ध्यान रखना है कि नॉर्मल मोलर मास, नॉर्मल वर्ड लगाने से कंफ्यूज नहीं होना बाबू। जो मोलर मास आप निकालते हैं वो नॉर्मल मोलर मास है, जो आप नहीं निकालते हैं वो अब नॉर्मल है। मतलब जो आपको पहले से आता है मोलर मास निकालना, 9-10 से जो सीखे हैं, वो नॉर्मल मोलर मास है, तो उसको आई से डिवाइड कीजिएगा। तो ये मिनिमम वैल्यू होगी डिसोसिएशन में, और जो नॉर्मल मोलर मास होगा वो मैक्सिमम वैल्यू होगा। किस चीज़ के लिए? तो अब नॉर्मल मोलर मास के लिए। मतलब इन्हीं दोनों के बीच में ये रहेगा हमेशा। अब नॉर्मल मोलर मास एसोसिएशन के केस में हमेशा इससे ज़्यादा, नॉर्मल मोलर मास से ज़्यादा होगा और नॉर्मल मोलर मास बटा आई से कम होगा। तो आप देख सकते हो कि नॉर्मल मोलर मास से ये कम ही हमेशा हुआ था, और ये नॉर्मल मोलर मास बटा आई इसका मैक्सिमम वैल्यू है। तो दोनों का रेंज आप याद रखें,
न्यूमेरिकल्स कराएंगे, आपको क्लियर हो जाएगा पूरी तरह से। तो उम्मीद करते हैं कि डिसोसिएशन एसोसिएशन पूरी तरह से आप लोगों को क्लियर हो गया, वांट ऑफ फैक्टर आपको पूरी तरह से क्लियर हो गया। और इसके अलावा मैंने आई पूरा कैलकुलेट करना आप लोगों को सिखा दिया। एसोसिएशन के बहुत सारे न्यूमेरिकल ये कैसे करने का तरीका है, उसका जनरल फार्मूला क्या है, सब चीज़ मैंने बता दिया। इसके बाद डिसोसिएशन का बता दिया, ये बता दिया कि डिसोसिएशन में क्या बढ़ता है, नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ता है, मोलर मास घटता है। एसोसिएशन में नंबर ऑफ पार्टिकल घटता है लेकिन मोलर मास बढ़ता है। तो ये सारी बातें मैंने आपको क्लियर कर दी। अगले क्लास में कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे और फिर आगे हम लोग नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ को देखेंगे हम लोग, जो कि 4 तरीके के हैं। ठीक है, थैंक यू। और आप लोग वीडियो देखेंगे फास्ट, क्योंकि अब नेक्स्ट लेक्चर जल्दी ही आएगा।